हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। आज की वीडियो एचबीटीयू एमसीए के बारे में है, जो कि एक पॉडकास्ट सीरीज है और जिसमें हम एचबीटीयू में एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग एंड प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। एचबीटीयू में एडमिशन लेने के बाद वहाँ की लाइफ कैसी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो कि हमारी बैचमेट है, जिनका नाम आयुषी है। वो हमारे साथ हैं। वेलकम आयुषी टू टेकपुर इन्फो। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। First of all, thank you, Sanjay, for inviting me to your channel. And moving with my introduction, as Sanjay told, my name is Ayushi Verma. So, starting with my intermediate level, I have done my intermediate from my hometown only, uh, with PCM as my subjects like physics, chemistry, maths, plus computer science. So after completing my intermediate, I decided to go for BSc with computer science, but somehow I was not eligible to get admission in top college for this. So I decided to do a Bachelor of Computer Application near to my hometown only with from Sitapur. After completing my graduation, as such, there was no thoughts of doing MCA Okay. because my hobby was to go into government jobs only. No, there was not at all any planned journey. After completing my graduation, there were some circumstances where I felt if I want to get a good job, then I must go for MCA because I was preparing for bank examination. So in bank specialist officer exams, they demand for the MCA ones. Okay. MCA either do MCA or do BTech. Okay, Okay. so for that I got interested that let's do MCA. Okay. And then again, some circumstances were there. So I have a 1 year drop because I was just focusing on my bank exams. That was my sudden plan to do MCA. MCA. Okay, I see. Let's talk about the preparation of entrance exam for HB2 MCA. अगर प्रिपरेशन की बात करूँ तो कोई ऐसा होता नहीं है कि लोग बहुत सारा प्लान करते हैं, कोचिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई प्लान नहीं था कि मुझे एमसीए करना है। लिटरली एट दैट टाइम मैं अपने लखनऊ में थी और वहाँ से मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। फ्रैंकली स्पीकिंग पहले मैं Okay. एसएससी की प्रिपरेशन ही कर रही थी। आपने तो बैंकिंग में लास्ट में चूज किया था बाद में? बैंकिंग मैंने बाद में चूज़ किया क्योंकि एसएससी का सबको पता है कि रिजल्ट्स लेट आते हैं, सब कुछ यस यस। प्रोसेस। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी एंड माय सिस्टर वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक्स फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था, वो ट्यूटर भी थी महिंद्रा में, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलने वाला था उससे। तो मैंने उससे पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, बैंकिंग या एसएससी? क्योंकि मैं न्यूली थी कि मुझे इंटरेस्ट बस जगाना था अपना उस फील्ड में, मुझे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाना था। तो उसने ओके। मेरे को हालाँकि बोला नहीं कि स्पेसिफिक तुम यही कर लो, बट जब मैं एसएससी की साइड गई, मैंने मूव ऑन किया, मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से थी। तो जब मैं कोचिंग के लिए सीख करने लगी तो मैंने देखा कि सब सब सारे सब्जेक्ट्स मुझे इंग्लिश में नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि वो जितने एसएससी हैं वो सब हिंदी मीडियम वाले बच्चे मोस्टली प्रेफ़र करते हैं। तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशन थे जिसके कारण मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया एसएससी में। फिर जब मेरा एसएससी का 1 मंथ बचा था ए पेपर होने में, तब उसी टाइम पे निमसेट का फॉर्म आया था, तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया था। एंड एट दैट टाइम मेरा फुल मूड बन चुका था कि मुझे एमसीए करना है, मुझे और कुछ भी नहीं करना है। और इसके लिए प्रिपरेशन तो मैंने कुछ भी नहीं की थी, मैं सिर्फ उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस थी। यस तो वही मैं अपनी जो बैंक का यूजुअल होता है, बैंक का सबको पता है रीज़निंग वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट होती है। यस तो मैं यस। वही प्रैक्टिस करती थी, बैंक की रीज़निंग, मैथ्स जो जितना भी मेरा बैंक का सब कुछ था, मैं एज़ यूजुअल वही प्रैक्टिस करती थी। मैंने कोई निमसेट के लिए स्पेशली नहीं प्रिपेयर किया। कोई फिर जब कोचिंग मुझे आपने पता ज्वाइन चला नहीं किया था? नहीं, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं, लिटरली मैंने ओके। कोई कोचिंग नहीं जॉइन करी। बट हाँ, मैं 2 चैनल्स का नाम लेना चाहूँगी, एस्पायर स्टडी और मारुला क्लासेस। इन दोनों से मैंने हेल्प ली थी। तो बस यही था। ओके ओके। आपका ओपिनियन क्या है? क्या किसी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एमसीए की एंट्रेंस एग्जाम की, उनको ज्वाइन करना कोचिंग मैंडेटरी है या नहीं है? उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मेरा मानना ये है कि कोचिंग करना या ना करना एक की नीड के अकॉर्डिंग है। अगर वो इतना मेंटली कैपेबल है कि वो खुद से मैनेज कर सकता है, रिसोर्सेज़ ढूँढ सकता है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोचिंग करने की उसे ज़रूरत है। बट हाँ,
कहीं ना कहीं से उसे पाथ जरूर फॉलो करना चाहिए, कहीं ना कहीं से उसे टेस्ट सीरीज परचेज करके। मैं हाँ, एक और चीज मैं वो करूंगी कि लोगों को किसी भी एग्जाम में हो स्पीड टेस्ट जरूर देना चाहिए। स्पीड टेस्ट से हमारी परफॉर्मेंस एनालाइज होती है। तो ऐसा कोई तो नहीं लिखा है कि जब हम कोचिंग करेंगे तभी हमें स्पीड टेस्ट मिलेंगे। स्पीड टेस्ट तो हम खुद से भी परचेज कर सकते हैं। राइट। मैं अपना अगर पर्सपेक्टिव से गाइड करूँ, तो आप अपना कंटेंट जो भी आपको जहाँ से बेस्ट मिल रहा है वहां से आप ले लो, अपने ओके। खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन की गाइड देख लो कि कैसे कौन सा चैनल बेस्ट है, उसमें कौन सा कैसे बता रहा है। उसके बाद जब आप एसटी लगाओगे ना, तो आपको खुद एनालाइज होगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो आप उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करो, उससे पता चलता है, बहुत सारी चीजें उससे आती हैं आपको। क्वेश्चन वही सेम होता है, बस घुमा फिरा के देते हैं वो आपको। ओके आयुषी, आपने अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के दौरान कौन कौन से फॉर्म फिल किए थे एमसीए के लिए? क्या आपने एक टारगेट किया था कि हमें एचबीटू में ही जाना है, या आपने कोई और कॉलेज भी टारगेट किया था, या कहीं से भी कर लेना है, ऐसा कुछ दिमाग में था? क्या आपका प्लान था? कितने फॉर्म भरे थे सीरियसली, आपने? हाँ, मेरा ये था बेसिकली कि मुझे एमसीए करना है। और होता नहीं है, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि कम बजट में करना है। तो मैं उस टाइप की लड़की थी कि मुझे कम बजट में अपना मास्टर्स करना है बस, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम में बैठना ही था सिर्फ, और मुझे डिग्री चाहिए, और वो भी अच्छे कॉलेज से, बस इतना ही था मेरा। ओके। तो फिर मैंने यूपीट्यू का फॉर्म भरा था, जेएनयू का भरा था, और बीएचयू और इंद्रप्रयास यूनिवर्सिटी का भरा था मैंने। ओके। इतने फॉर्म्स मैंने भरे, प्लस निमसेट का तो भरा ही था। उसके बाद क्या हुआ कि जब यूपी2 में मेरी रैंक आई, नियर अबाउट 50 रैंक मेरी कैटेगरी रैंक में थी। मुझे उससे क्या हुआ कि मुझे फर्स्ट और सेकंड राउंड में कमला नेहरू मिल रहा था। ओके। तो वो एज सबको पता है कि यूपी2 में सिर्फ 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एक तो पहला आईटी है, फिर केएनआईटी केएनआईटी। सुल्तानपुर। जो लोग नहीं जानते हैं सुल्तानपुर में कौन सा कॉलेज है, एक केएनआईटी नाम से है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो बहुत बात कर रही है आईईटी, ठीक है, वो लखनऊ में है। ये दो कॉलेज हैं जो कि यूपी2 के अंडर टॉप में आते हैं अभी। वहां से भी एमसीए होते हैं। उसकी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। काफी मुझे पता चला कि एनआईटी भी अच्छा है, बट वहां पे था कि वो रिमोट एरिया में थे, तो वहां पे इतने प्लेसमेंट्स उस टाइम पे ना ऑफलाइन प्लेसमेंट्स चल, मतलब मैंने डिसाइड किया कि कभी ना कभी तो ऑफलाइन, तो कंपनीज ऑफलाइन इतना विजिट नहीं कर पाती है वहां पे, क्योंकि और टीचर्स भी प्लस इतना नहीं जाते हैं क्योंकि वो रिमोट में है, और बच्चे भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। बट आईटी लखनऊ वॉज बेस्ट। तो मैंने टारगेट किया कि मुझे आईटी लखनऊ मिल जाए। बट फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं मिला, मुझे केएनआईटी मिला। ओके। सेकेंड राउंड में भी मुझे केएनआईटी मिला। ओके। Then after that, after losing my 10,000, I ओके। was again कि मुझे फिर मैंने थर्ड राउंड में भी देखा तो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं स्पॉट खेलती हूँ। तो ओके। मैंने स्पॉट में भी पैसे लगाए अपने, और ओके। स्पॉट भी खेला, उसमें ओके। भी मुझे केएनआईटी ही मिला। ओके। तो मेरा एक जो वो नहीं था कि आईटी तो मुझे नहीं मिला, तो समहाउ मैं डिप्रेस हो गई थी। उस टाइम पे मेरा ये था कि पैरेलली एचबीटीयू का भी आया था फॉर्म, ठीक है। ओके। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसमें अप्लाई किया, तो बस यही था कि, लेकिन एक डर सा था कि अगर मैंने केएनआईटी छोड़ दिया और मेरा एचबीटीयू में भी ना हुआ तो फिर क्या होगा। मेरी निमसेट में रैंकिंग नियर अबाउट 700 के आसपास थी। फिर मुझे सेकंड राउंड में मिला था, जैसे कि मैंने बोला। ओके। तो अब निमसेट की काउंसलिंग उसके बाद होनी थी, एचबीटीयू का पहले आ गया था, निमसेट का बाद में था। तो मेरा ये भी था कि मेरे काफी पैसे वेस्ट हो चुके थे, क्योंकि मैंने जो आईपीयू था उसमें भी काउंसलिंग में पैसा लगाया था। बट ये हुआ कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि फर्स्ट टाइम है, दिल्ली कैसे जाऊं, मतलब। तो मैंने उसमें भी लगाया था, तो काफी पैसा मेरा कह सकते हो कि वेस्ट हो गया था। तो काउंसलिंग के दौरान? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रही हूँ। फिर मैंने कहा चलो क्या है, एमसीए करना है। एचबीटीयू का भी देखा तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, प्लेसमेंट तो है एचबीटीयू में भी, और ऐसा इन्वायरमेंट भी मैंने काफी पता किया, तो मुझे पता चला कि काफी सही इन्वायरमेंट है, वहाँ का टीचर्स भी कोऑपरेटिव है। तो मैंने कहा लेट्स गो फॉर एचबीटीयू, और पास में भी था, तो फिर मैंने एचबीटीयू प्रेफर किया उसके लिए। ओके। 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 आयुषी, मुझे ये बताइए, एचबीटीयू का, जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, आपका बैचमेट हूँ, तो मुझे तो मालूम है, आप भी बताइए बच्चों को, जो भी व्यूअर्स हमारे हैं उनको बताइए कि एचबीटीयू में एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एचबीटीयू में सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, लाइक वेबसाइट है इनकी hbtu.ac.in। सो उस पर आप विजिट कर सकते हो। तो वहाँ पे जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो वहाँ से आप देख सकते हो, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। देन उस टाइम पे इनकी फीस 2500 थी फॉर्म के लिए, तो वो आपको पे करनी थी। फॉर्म भरना था, फिल करना था। उसके बाद में जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होने थे।
उसके बाद में आपको सम कुछ अमाउंट था वो डिपॉजिट करना था। डू यू रिमेम्बर? कुछ अमाउंट था वो डिपॉजिट करना, फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस राउंड में। ओके आई तो बस यही था। उसके बाद में आपका राउंड बढ़ता जाएगा और वही प्रोसेस जैसा ओके ओके। हॉल में सब में होता है। तो आपको बता दें कि सीट एक्सेप्टेंस फीस लगती है 20,000 रुपए, जो कि आपको देना होता है। उसके 3 या 4 डे के बाद आपको 1 लाख का पेमेंट और करना होता है। टोटल फीस 1,20,000 है एचबीटीयू एमसीए की अभी तक। आयुषी, नेक्स्ट बात करते हैं एचबीटीयू का जो फी स्ट्रक्चर है और हॉस्टल फीस, और गर्ल्स हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। इसको तो मैं बोलूंगी कि मैं डे स्कॉलर हूँ, बट जितना मैंने मतलब अपने बैचमेट्स या फिर फ्रेंड्स के थ्रू सुना है हॉस्टल के बारे में, तो उतना मैं बता सकती हूँ। बिल्कुल। जैसे कि हॉस्टल में यही है आपका कि अ, वही फूडिंग का भी काफी अच्छा मतलब मिलता है आपको, आपकी उसके अकॉर्डिंग। प्लस मुझे हॉस्टल का जो एक पॉइंट जो मैंने सोचा, कहीं ना कहीं सोचते हैं ना कि हॉस्टल जो हमारा है वो ठीक हमारी लाइब्रेरी के सामने है, तो ये मुझे सबसे प्लस पॉइंट लगा कि लाइब्रेरी के सामने हॉस्टल है और हॉस्टल से निकलते ही थोड़ी डिस्टेंस पे हमारा जहाँ पे क्लासेस होती है वो है, तो हमारा जो टाइम है वो बच रहा है। बस इतना सा है कि हॉस्टल एक प्लस पॉइंट है। बाकी मुझे हॉस्टल लेना नहीं था। हॉस्टल ये की फीस फीस कितनी? इज अबाउट 48,000 है। 18,000 मेस का होता है, 30,000 आपका ऐसे 30,000 आपको डिपॉजिट करना होता है पहले। मेस का 18,000 वो आपका रिफंड हो जाता है, अगर उसमें पैसे बचते हैं आपके तो वो आपको रिफंड हो जाते हैं फूडिंग के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका मेस फीस जो है बचता है तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में वो ऐड कर लेंगे, राइट? हाँ, वो रिफंड कर देते हैं, ऐड भी कर देते हैं, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर में हो तो वो आपके पैसे रिफंड कर देते हैं। ओके ओके। मैं विजिट करी हूँ तो फैसिलिटीज का क्या है, वही नॉर्मल जैसे रूम्स होते हैं हमारे, कबर्ड्स वगैरह हैं आपके वॉकिंग के लिए, और प्रॉपर वॉशरूम्स भी प्रॉपरली हाइजीनिक हैं, वेल हाइजीनिक हैं। फूडिंग का भी काफी हाइजीनिक है और इन्वायरमेंट भी काफी अच्छा है, वो काफी पीसफुल इन्वायरमेंट है वहाँ का, हॉस्टल का। तो आयुषी, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एचबीटीयू एमसीए का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। तो एचबीटीयू का इन्वायरमेंट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। मतलब कि जो भी एक हम लोग कॉलेज लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब हमें एचबीटीयू देता है। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज है एचबीटीयू, तो यही है कि प्रोफेसर्स वगैरह काफी ज्यादा नॉलेजफुल और स्किल्ड होते हैं, जिससे हमें काफी एक्सपोजर मिलता है। बट अगर हम काफी मतलब कहते नहीं है कि कहीं चीजें अच्छी भी होती हैं तो बुरी भी होती हैं कुछ चीजें, राइट राइट। बट एक इंसान का पर्सपेक्टिव भी होता है उसको देखने के लिए। तो डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं और डिफरेंट टीचर्स की भी डिफरेंट डिफरेंट वो होती है यार। टीचर कभी बुरा नहीं होता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे टीचर बुरा या अच्छा बनता है, ठीक है। राइट तो उसको जिस पर्सपेक्टिव से अपनी नॉलेज में थिंक कर रहा है, सोच रहा है, वो आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बस इतने से बात का होता है। हालांकि टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, बट हर बच्चे के फेवरेट टीचर डिफरेंट होते हैं, हम लोग भी राइट जानते हैं। राइट। तो वही सेम यहाँ पे भी है। टीचर्स पढ़ाते अच्छा है, बट हाँ कह लो कि कुछ टीचर्स होते हैं वो तो सब जगह मिलेंगे कि नहीं पढ़ाते हैं, बट हाँ अगर नहीं पढ़ाते हैं तो वो लोग मार्क्स भी दे देते हैं, ऐसा कोई वो वहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट जो पढ़ाते हैं वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम करके आओ, उनके में आपकी बैक भी लग सकती है, तो उनके में आपको ध्यान देना पड़ता है। एचबीटीयू में क्या फेस्ट से होते हैं या नहीं होते हैं? बहुत से बच्चों का डाउट था कि एचबीटीयू में टेक्निकल फेस्ट हो गए हैं, कल्चरल फेस्ट हो गए, ये सारे करवाए जाते हैं टाइम टू टाइम या नहीं करवाए जाते हैं? देखो एसबीटीयू में फेस्ट तो होते हैं टाइम टू टाइम, बट हमारे टाइम पे कोविड था, एज तुमको भी पता है कि कोविड राइट। चल रहा था, तो फिर कुछ भी हमारा जो 100 ईयर वाला था तो वो काफी पोस्टपोन हो के हमारा इधर हुआ था लास्ट में हमारे। उसके बाद में हमारा एलुमनाई मीट होती है, हमेशा हर ईयर होती है, जिसमें एलुमनाइज आते हैं हमारे, तो डिफरेंट डिफरेंट फेस्ट होते हैं वहाँ पे, प्रोग्राम्स, कल्चरल इवेंट्स एंड बाकी चीजें जितने भी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है। और मूविंग ऑन कि अभी भी जैसे मतलब अभी रिसेंटली हमारा आगाज का चल रहा है कि आगाज होना है अभी हमारे यहाँ, तो इवेंट्स होते हैं, काफी अच्छा एक्सपोजर है विद कहते नहीं है स्टडीज विद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का, काफी अच्छा एक्सपोजर है यहाँ पे। स्पोर्ट्स भी काफी है कि अभी आगाज जो है इसमें काफी स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं आपके, ऑफलाइन स्पोर्ट्स नहीं ऑनलाइन स्पोर्ट्स भी हैं, आप मतलब लाइक गेम्स वगैरह भी हैं उसमें कंपटीशन में। एक चीज और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एचबीटीयू जो है एक ऐसा कॉलेज है जिसने अभी अपना शताब्दी वर्ष मनाया है 2021 में, 100 साल पूरा किए हैं। अगर जो भी बच्चे एचबीटीयू में एमसीए करने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए एक अच्छी बात है कि 100 साल पूरा कर चुका है।
अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि एचबीटीयू में एडमिशन लेने के बाद क्या किसी तरह का स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में बताइए। मैं कुछ चीजें जान रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करूंगा, आप बताइए पहले। एचबीटीयू में पहला तो आपका, अगर हम स्कॉलरशिप से अलग हट के बात करें तो एक होता है तुम्हारा ट्यूशन फी वेवर का, जब आप एडमिशन के टाइम पे ही अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपका होता है ईडब्ल्यूएस वाले ही अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। और उसमें भी कुछ हमारे गाइडलाइंस होती हैं, लाइक आपकी फादर की इनकम 2 लाख नियर अबाउट से कम होनी चाहिए और आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। तो यही होता है। और आपके पास मतलब लाइक लैंड वगैरह का कुछ होता है, वो आप देख लेना जो भी उनके डॉक्यूमेंट हैं उसमें। और नेक्स्ट हम बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट देती है स्कॉलरशिप, वो तो है ही है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट के थ्रू होता है स्कॉलरशिप का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें जो आपकी फीस नियर अबाउट ट्यूशन फीस 60,000 होती है। बाकी एक्स्ट्रा फीस जो आपके लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हैं और भी चीजें चार्जेस हैं, प्लेसमेंट चार्जेस ये सब होते हैं, तो वो 60,000 का रहता है आपका। ठीक, तो 60,000 गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हम तक पहुंचे। बट नियर अबाउट मैक्स अगर हम बात करें अमाउंट की, तो 56,000 ही हमें स्कॉलरशिप नियर अबाउट मिलती है। तो फर्स्ट ईयर में हमारी स्कॉलरशिप आई थी 50। ऐसे ही ओबीसी, मैं ओबीसी हूँ तो, और जनरल, ओबीसी और जनरल की सेम ही आती है। तो वही 52, 51, 53 ऐसे आती है। 54 56 के तो नियर अगर अबाउट लगभग आई थी आई थी। फर्स्ट ईयर में। और लेकिन फिर मुझे सुनने में मिला लाइक एससी एसटी जो भी होते हैं, मतलब थोड़ा सा और भी जो शेड्यूल कास्ट टाइप्स के होते हैं, तो उनकी 56 तक आ जाती है स्कॉलरशिप। ओके ओके। देखिए यहाँ पर दो तरह की स्कॉलरशिप है, एक है ट्यूशन फीस वेवियर और एक है जो कि यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि आपको यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, उस पर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वो जो फीस होती है, आपका जो ट्यूशन फीस होता है, उतना फीस लगभग गवर्नमेंट ट्राई करती है आपको पे करने के लिए। और वो जितना इनका एचबीटीयू का एक प्रोस्पेक्टस है कि फॉर्म कैसे फिलिंग करनी, उनके अकॉर्डिंग सारा फॉर्म फिल करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये अपना जो फॉर्म आपका होगा वो फॉरवर्ड करेंगे समाज कल्याण विभाग को, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आयुषी, हमें ये बताइए कि जो भी बच्चे एमसीए करना चाह रहे हैं एचबीटीयू से या किसी और कॉलेज से, उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? लास्ट मैसेज यही है कि डिसाइड कर लो पहले तो कि एमसीए किस लिए कर रहे हो। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएनसीज के लिए कर रहे हो कि कोई और मोटिव है, लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू आपको जाना है या कुछ और आपका प्लान है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने माइंड को रेडी, सबसे पहला होता है कि माइंड को अपने सेटअप कर लो कि हाँ आप पीजी में आ रहे हो तो आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने माइंड को सेट कर लो। और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रिफ्रेश स्टार्ट करो, रिफ्रेश लेना शुरू कर दो। लाइक हम होते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में होते हैं, तो हम बस एमसीक्यू पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दो विद प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो। जो लोग भी वीडियो देखे हुए हैं, ये वीडियो देखने एंड तक, उनको थैंक यू। और बता दें कि आयुषी हमारे क्लासमेट हैं और वो हमारी क्लास की सीआर भी थी और टीपीआर भी थी, तो इन्होंने सारी चीजों को, सीआर का पोस्ट और टीपीआर का पोस्ट काफी अच्छे तरह मैनेज किया है। उसके लिए आयुषी को थैंक यू बोलना चाहूंगा। एंड वीडियो यहीं से एंड करते हैं। आयुषी, कुछ कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल योर मोस्ट वेलकम संजय। और मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको बोलना चाहूंगी कि हम हमारे संजय को सपोर्ट करें टेक फॉर इन्फो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके, और उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उसका जो क्रिएटिव कंटेंट है वो लोगों तक पहुंच सके और लोगों की हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक फॉर इन्फो। कीप सपोर्टिंग टेक फॉर इन्फो।